2026 का स्वागत करते हैं। शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को। बाबा राम साहब सबको खुश रखे, नव वर्ष उनके परिवार में, उनके जीवन के अंदर खुशियां लाए, यही मेरी तरफ से प्रार्थना है। कई दिनों से अपनी मुलाकात नहीं हो रही थी ऑफिशियल, यानी पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, तो मैंने सोचा आज मिलते हैं, बात करते हैं। कई चीज़ें चल रही हैं विधानसभा में, सभी कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, आम जनता भी फोन करके कहती है कि इस चीज़ों को स्पष्ट होनी चाहिए। चीज़ें 2 वर्ष पूरे हो गए हैं इस डबल इंजन की सरकार को बने हुए, और सुशासन का रथ चल रहा है गांव-गांव, डानी-डानी। और सुशासन के रथ में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या 2 साल के अंदर इन्होंने लाभान्वित किया जनता को, और जो पिछली सरकार की जो जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं थी, उनका किस तरह से उन्होंने गला घोटा। सिर्फ एक सुशासन रथ के नाम से लोगों को वापस गुमराह करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं सफल होंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर ही खबरें ये आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आम गांव के अंदर इनकी जो ये बातें बताते हैं लोग हंसते हैं। मैंने पूछा किसी से, भाई ताली क्यों बजाते हो? बोले भाई साहब ताली तो सामने बजानी पड़ती है, क्योंकि वो आंख उठा के ऐसे देखते हैं कि अगर ताली नहीं बजाए तो फिर दिक्कत हो जाए हमारा, फिर डाटा निकालने लग जाते हैं। अभी जो सबसे बर्निंग इश्यू है पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का, वो अरावली का है। अरावली हमारी जान है, हिंदुस्तान की सांसें हैं, विशेष तौर से हमारी शेखावाटी, हमारा काशी मान लो, हरिद्वार मान लो, हमारा लोहारगढ़, कितनी बड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सदियों से हम लोगों की रक्षा करती है। इंसानों की तो करती है, बेजुबानों की भी रक्षा करती है। हमारी सुंदरता है, हमें ऑक्सीजन से लेके तो क्या क्या फायदे हैं आप सबको पता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी एक अभियान चल रहा है आंदोलन के रूप में। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगाए थे इन लोगों ने, और शुरू में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मीडिया में इनके सारे मंत्री, पत्रकार सब लग गए थे, ये तीनों किसानों के जो हम लोग लेके आ रहे हैं ये कानून, ये फायदेमंद है। लेकिन जब एक अभियान चला और एक राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला किसानों का, वो अलग बात है कि 700 के लगभग किसानों का शहादत लेने के बाद इन लोगों को अक्ल आई और वापस हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी ने वो काले कानून वापस किए। वही बात अब है अरावली में। इन्होंने आदेश तो निकलवा लिया कोर्ट से, गुमराह करके किस तरह से अपनी बातें रखे, लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल बना, पूरे युवा साथी एक्टिव हो गए, माता बहनें एक्टिव हो गई, सारे बुजुर्ग, किसान सब लोग लग गए, तो अब वापस ये बैकफुट पे आए। और बैकफुट पे आके इन्होंने कहा कि नहीं खनन नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और ये लोग बरगला रहे हैं, वो बरगला रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े समाचार पत्र जिनकी वैल्यू है, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, वो लोग लिख रहे हैं। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, पूरा हर जगह के ऊपर आम आदमी के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दिया। क्या हमारा ये खूबसूरती, हमारी ये जो हमारी जीवन रेखा है, क्या इसको समाप्त कर देंगे, ये खा जाएंगे खनन माफिया। पहले इन्होंने जल बेचा, पूरे बंदरगाह के अंदर इन्होंने अडानी को दे दिया, फिर उन्होंने आसमान बेचा, एयरपोर्ट बेचे, हवाई जहाजों का संचालन बेच दिया। और पिछले दिनों देखा कि इनकी मोनोपोली की 1 महीने तक किस प्रकार से लोग बाग एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डों के ऊपर रोते बिलखते दिखाई दिए, जिस प्रकार से नोटबंदी के अंदर दिखाई दिए थे। आज अब ये जंगल जमीन सबको बेचने में लगे रहे। अब ये बहुत बड़ा सौदा है इन धन्ना सेठों के साथ में, इन खनन माफियाओं के साथ में। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, मुझे लगता नहीं कि अब कोई इनकी ज्यादती को बर्दाश्त करेगी, तानाशाही को बर्दाश्त करेगी।
और पूरे संगठन, हर प्रकार के लोग जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो अरावली को प्यार करते हैं, वो सब लोग इस मुहिम में लग गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार बैक फुट पे आ गई है। आने वाले समय के अंदर ये वही माफीनामा जो किसान काले कानून जो लागू किए थे, उसी तरीके उसी तर्ज पर ये माफी भी मांगेंगे और ये सारे के सारे इनको विड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग सारे लोग एक मुश्त इस काम के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पहला तो मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ, कल हमारी कांग्रेस पार्टी का जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा सभा भी है, प्रदर्शन भी है। जिला कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं। नंबर 2, अभी पंचायतों का इन्होंने पुनर्गठन किया है। ये पंचायतों का पुनर्गठन, ग्राम पंचायतों को बनाना, ये लोगों की सहूलियत के लिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि तो पबाना ग्राम पंचायत के अंदर नार सिंगानी आता था, बलरिया आता था। वो पूरा मुकुंदगढ़ टाउन को क्रॉस करके फिर पबाना जाते थे। आज बलरिया और नार सिंगानी मिला के एक ग्राम पंचायत बनाई। ऐसे ही साव वाली टाणी और पहाड़ीला, ये सब टोडपुरा में आते थे। इनको चिराना होके आना पड़ता था। आज पहाड़ीला अलग से बना दिया तो वो साव वाली टाणी, नोरा, पिरोड़ी और उनका एक जगह बन गई वो सारी की सारी, वो लोगों के हित में। उस समय मैं बघेरा को बनाना चाह रहा था, लेकिन बघेरा के अंदर जिन गाँव को मैं सम्मिलित करना चाहता था तो मैंने सबसे राय ली। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस गांव में नहीं जाएंगे, हम इस गांव में नहीं जाएंगे, इस पंचायत ने हमें तो जहां है वहीं रहने दो। तो उस समय मैं बघेरा नहीं बना पाया, क्योंकि लोगों की इच्छा के विपरीत मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई इस पंचायत के अंदर, हम लोग वोट मिलेंगे। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मैं 2 ही छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दूंगा। सारी पंचायतों के टुकड़े कर दिए इन पंचायत समिति वार्डों के अंदर। धोड़ाखेड़ा से एक पंचायत शुरू होती है, 2 राजस्व गांव है। एक राजस्व गांव है चारण की डाणी, शार्दुलपुरा जिसको कहते हैं। उसके बाद में चारागाबास, ये 2 अब नई ग्राम पंचायत बना दी, उनके हिस्से हैं। उसके बाद में परशुरामपुरा को आगे लाओ, फिर देवगांव ग्राम पंचायत का नया परशुरामपुरा जोड़ दिया, फिर नया परशुरामपुरा से फिर भोजनगर ग्राम पंचायत के नाम गांव जोड़ दिए, राजस्व गांव। और उसके बाद बसावा का एक गांव होजास, उसको जोड़ दिया। यानी 17 से 18 किलोमीटर का मेरे हिसाब से ये पूरा रूट हो गया। पंचायत समिति मेंबर के लिए कह रहा हूँ आपको। जब भले आदमी आवश्यकता ही नहीं थी, वो आपस के अंदर पंचायतों के अंदर वही बांट बना देते। अब आप सोचो कि जो मेंबर जीत जाएगा, चलो चारागाबास का, खोजास का कोई मेंबर जीता, उनको तो पता ही नहीं है कि ये नया परसामपुरा में कौन रहता है। अब बसावा और खोजास हमेशा एक साथ रहे, और एक ही मेंबर उनका बनता था, बसावा, खोजास और मोनवाड़ी, यही था ना उस समय। मोनवाड़ी और बसावा का एक था। हाँ, मोनवाड़ी और खोजास और गोठड़ा का, गोठड़ा, ये हाँ गोठड़ा इधर आ जाते। अब उनको सबको छिन-भिन कर दिया। ऐसे ही तो इन 17 पंचायतों में, ऐसे ही इन 17 पंचायतों में मैं आप लोगों के माध्यम से वीडियो साहब को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन करना चाहता हूँ करबद्ध तरीके से कि आप इस नवलगढ़ के अंदर जो ये तानाशाही मचाई गई है, वो एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है वो, पटवारी, अनपढ़ पटवारी। अब वो बस ये पटवारी के लिए नहीं कह रहा हूँ ये चीज, अनपढ़ पटवारी उसका बस्ता भारी। अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर कमान है कि वो चाहते हैं कि देखो मैंने चुनाव पहले कहा था कि नवलगढ़ के विकास कार्यों का जो गुलदस्ता है उसको छिन-भिन कर देगा ये व्यक्ति, भाईचारे को छिन-भिन कर देगा। उसकी बानगी देख लो कि किस तरह से टुकड़े, एक ग्राम पंचायतों के 4-4 टुकड़े किए हैं इसने। और उसके बाद में एक कार्यकर्ता ने पहले मुझे फोन किया कि वैसा भी क्या हुआ, आप हमारा साथ दोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल साथ दूं। फिर उन्होंने फोन किया माननीय विधायक जी को, वो कह रहे साहब लोगों में आक्रोश हो रहा है, विरोध हो रहा है, बोला विरोध सब झेल लूंगा मैं। मैंने कहा कितने बजे फोन किया था भाई? बोला भाई साहब गलती होगी, रात को 9 बजे फोन किया था। मैंने कहा एक बार सुबह भी करके देख ले। अरे भाई कलेक्टर साहब, कम से कम आप तो पिछलों को मत बनिए, उम्मीद है झुंझुनू की जनता की। एसडीएम साहब, वीडियो साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, पटवारी जी आपको भी कह रहा हूँ, ये क्या बनाया है आप लोगों ने, क्या बनाया, क्यों आप आपस में, ये तो सिर्फ नवलगढ़ की बात की है, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? लोग बाग सड़कों पे उतरेंगे। मैं 10-15 दिन 20 दिन लोगों के अंदर आपस में चर्चाएं चल रही हैं। मैंने कहा एक बार आप लोग जो आपस में जो खुश हैं वो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छा लग रहा है कि हमारा सही हुआ है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है।
लेकिन 80% जो गलत हुआ है वो लोग विरोध के स्वर आ रहे हैं। हम लोग एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, एक बार उनसे चर्चा करके डेट डिसाइड करेंगे मिड जनवरी के बाद में, और गांव-गांव डाली-डाली में जाएंगे जहां से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो प्रशासन को झुकाएंगे इस मामले में, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि एक अनपढ़ शासक कुछ नीतियां लागू करता है जनता के ऊपर, और उसमें कुछ डरपोक लोग वो तालियां बजाते हैं उसके सामने, तो पीछे से फिर वो अपने आप को रात को आके घर में शीशे के सामने पीठ थपथपाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा तानाशाह हूं। तानाशाही नवलगढ़ में नहीं चलेगी। तानाशाही बहुत चला ली, लोगों के अंदर खूब डरा दिया। दुर्भाग्य है एक गांव, एक कस्बे के अंदर इस सुशासन रथ को लेके कोई व्यक्ति पहुंचता है और वो माननीय वहां पे अपने अपने भाषण में क्या कहते हैं कि आप सब लोग तो बिके हुए हो, आप सब लोग तो वोट आपके बिकते हैं, आप लोग तो ऐसे हो, अगर आपने मेरी नगर पालिका नहीं बनाई तो एमएलए कोटे का मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि बाबा राम साहब फिर एमएलए कोटे का रुपया आने वाले समय में देने भी नहीं देगा। अभी तो 40 लोग और बाकी हैं, अभी तो 3 ही है, अभी तो 40 बाकी है। अभी सुबह रात को 8 बजे भागता है, सुबह 6 बजे वापस नवलगढ़ में घुसता है, तो रात को कहाँ पे क्या करके आता है वो तो आने वाले समय वक्त बताएगा, क्योंकि दरिया बिछाने वाला ये भी है, दरिया बेचने वाला ये भी है। 40 लोग और हैं भी, आप ये मत समझो कि ये 3 ही थे, अभी 40 लोग और हैं। और अपने पीओ को 18 बार पीओ को 18, तो उसके पीछे आप लोग खोजी पत्रकारिता करिए, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो बोलेगा बोलता है, फिर आप लोग कहोगे कि अनपढ़ बोलता है, फिर आप पीएचडी हो तो ऐसे मत बोला करो। फिर हमारे वो 3-4 लड़के, उनके मंडल अध्यक्ष बेचारे मेरे छोटे भाई हैं, उनसे झूठ बुलवाता है। मैं तो उनसे कहूँगा रे सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। ये तो भाग जाएगा, तुम लोगों को लोग बाग पकड़ के कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि न तो नवलगढ़ के अंदर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बनी है, न तीनों सब्जेक्ट खुले हैं, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास खुला है, न आईटीआई कॉलेज खुला है, न 2 गर्ल्स कॉलेज खुली है, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, न पशुओं का एक शानदार ए श्रेणी से भी ऊपर जहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी बैठता है, डॉक्टर बैठता है, वो हॉस्पिटल बना है, न 15 सालों में सड़कें बनी है, न कहीं पे ट्यूबवेल लगा है, और तो और लोहागढ़ जी का पानी भी सूख गया था, वो भी इस महाशय के आने के बाद ही चालू हुआ, वरना वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। या नवलगढ़ के अंदर 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। ये जो सीएससी पीएससी सैटेलाइट ये जो देख रहे हो गांव के अंदर ढाणी ढाणी में, ये सब इसके आने के बाद ही हुआ है। हिमालय भी प्रकट इसके आने के बाद ही हुआ है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। ये निश्चित रूप से इस नवलगढ़ में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ इन 2 सालों। मैंने मान लिया भैया, मान लिया आपने सब कुछ किया है, सारा हॉस्पिटल भी आपका है, ब्लड बैंक भी आपका है, सब कुछ आपका ही है। ये 220 केवी का जीएसएस मैंने सुना है बिजली अभी नवलगढ़ वाले कहीं बेचने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि रोजाना आप लोग 10-10 20 झटके लगते हैं नवलगढ़ वालों के, कितनी कटौती हो रही है, किसान रो रहा है। और सबसे ज्यादा ढूंढलोद और जाखड़ जिनको इसने नगर पालिका बनाई, वो भी कौन सी ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं 2 बनाई, दोनों गांवों के अंदर। आपको कहना चाह रहा हूं मैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग वहां सर्वे करवा लीजिए। आम जनता रो रही है, बुरा भला कह रही है कि हमारे सारे जो ग्रामीण अंचल के जो लाभ मिलते थे सरकार से, वो सारे बंद हो गए। 1 रुपए का बजट नहीं दिया कहीं पे भी। जाखल के हमारे बेचारे सफाई कर्मी ढूंढलोद में आके सफाई कर रहे हैं, ढूंढलोद वाले जाखल में जाके कर रहे हैं। आप अंदाज लगाओ। और अब नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया है लाके दलाल के रूप में, बेचारा सीधा सा चेयरमैन है, क्योंकि जो सबसे भ्रष्ट चेयरमैन था उसको तो ले गए साथ में भाई, जिसके ऊपर एसीडी का छापा पड़वाया, उसको पद से हटाया शोएब को। इसका मतलब वो सबसे वरिष्ठ था। पूरे राजस्थान में खबर छपी थी कि राजकुमार के नवलगढ़ के अंदर उनका बनाया हुआ चेयरमैन भ्रष्ट एसीडी का। ये खुद ही बोला था, ये खुद ही बोला भाषणों के अंदर उस समय कि देखो हमने उस शोएब खत्री को भ्रष्ट को हटा दिया है, हमने उस पर छापा डलवा दिया है। और अब कहा है, अब उसका पायलट बना हुआ है।
अब उसका पायलट बना हुआ है, अब वो उसको कौन सी भाई गंगाजल के अंदर धो दिया तूने भाई, ये तो बता दे। चारों तरफ मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टों का सबसे बड़ा सरदार है। क्या बोल रहे हैं? अधिकारी पहले ज्यादा टिकते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे, और अब अधिकारी इसलिए नहीं टिकते कि उनसे पैसे नहीं ले जाते। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। ईमानदार आदमी कभी नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता जानती है उसका, जनता करती है आकलन। जो चोर होता है वो बार बार कहता है मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं बंबई गया, वहां बड़ियों से मैं पैसे लेके नहीं आया। पहले वाले लाते थे, अरे एक तो लाके खड़ा कर, एक तो लाके खड़ा कर। मैं तो बाबा राम साहब की कसम खाए कहता हूँ, कोई आदमी कहे तो सही कि आके ये चीजें हैं, कोई बोले तो सही आके हम तो सत्ता में भी नहीं है, हमसे तो कोई डरता भी नहीं था, पहले भी नहीं डरता था, आज भी नहीं डरता। हमसे तो आप लोग अधिकारपूर्वक लड़ाई लड़ लेते थे, हमारे को हाथ पकड़ के गाड़ी से भी उतार लेते थे, अन्य हमने कभी किसी को डराया। व्यापारी है, मैं तो व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत समृद्ध लोग हो, कम से कम इतनी झूठे पर झूठे तुम्हारे राजकुमार पे लोग आरोप लगा रहे, तो कुछ तो बोलो यार। किससे आज तक कोई से कभी भाई दुकान पे आया, कोई चाय पिला दी या कोई काजू को खिला दिया तो यार बिके तो मैं कह कौन सी को देखो भाई। अब वो नहीं खाता तो ध्यान कह देता कि क्या नाम मारो मान को नहीं करो। बाकी कोई तो बताए किसी से कभी लिया हो तो। लेकिन मैंने कहा ना, चोर मचाए शोर। अधिकारी क्यों नहीं टिकते? अधिकारियों ने सब ने इसकी सीढ़ियां बना रखी है। समय आने दो, वो खुद कह रहे हैं भाई साहब अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है, हम लोग उसको रिलीज करें, सब चीजें रिलीज करेंगे हम लोग। किस सबसे पहला चाहिए लोगों को इज्जत। अधिकारी वही टिकेगा जिसको आप सम्मान के तरीके से बात करेंगे। जब तक कोई जनता का ऐसा मुद्दा सामने नहीं आ जाए जहां पे उनको झाड़ना नहीं पड़े, तब तक तो अधिकारी को आपको ये काम करना पड़ेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा किया। अच्छे काम पे उसको आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा। अब आप रात को गालियां दे रहे हो उनको, है खुद एक ऐसे जो कहते हो कि थाने में रात को तेरे को हवालात खोलनी पड़ेगी, मैं खुद कुटूंगा इसको आके। क्यों भैया? पोपा भाई का राज में मैं नाम लेना नहीं चाहता। उस बच्चे ने कहा कि भाई साहब हमने पीठ पे खाए हैं, हमने खूब डंडे खाए हैं, हमें रात को बेवजह घर से लाके और हमें पीटा गया। अरे जो हम पे लोग जो आरोप लगाते हैं कि आपके टाइम पर भी ऐसा होता था, अरे एक दो लोग हैं वो। अब वो लोग क्या अपने माता पिता को मार रहे थे तो उनको ले जाके थाने के अंदर किसी ने पुलिस वाले ठोक दिया, उसका तो मैं क्या करूं? मेरा पर्सनल किसी से कोई बैर नहीं था, न है और आज भी नहीं है। अधिकारी यहाँ 2-2 साल, एक रामस्वरूप बराला जी मुकुंदगढ़ के अंदर ऐतिहासिक 4.5 साल एसएचओ रह के गए। आप बच्चे से जाके पूछ लो उस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव डाणी में से, सब लोग ये कहेंगे कि ऐसा अधिकारी हमारे कभी नहीं आया। वो व्यक्ति 2 भाई अगर लड़के आ जाते थे तो मेरी भावनाओं के अनुसार उनको राजी करके और भेजता था। हाँ, कोई अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है और आम आदमी को अगर वो दुखी कर रहा है तो उसको जरूर प्रताड़ित, वो जो भी कानून के संबद्ध सजा थी वो मिलती थी। यह अधिकारी बहुत अच्छा काम करके गए, सारी चीजें अच्छी हुई। अब अधिकारी इसलिए नहीं रहना चाहते कि इस भ्रष्ट तानाशाह ने हर चीज पे बंदी बांध रखी है। हम ट्रोमा जलाना चाह रहे थे, हमें बदनाम किया गया, हमें हवन करते हमने हाथ जलाए। हम जहां पे मिलिट्री कैंटीन लाना चाहते थे, कल उन बच्चों से कहलवा रहे, मैं बच्चे कहूंगा मेरे छोटे भाई हैं, तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो एक नहीं है हरियाणा का जोगेंद्र, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं इतने वो सेव खा जाऊंगा। कह डोलगढ़ के फौजियों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कैंटीन भी लानी है क्या? ये नहीं पता ये फौजी कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं कैंटीन के लिए। अब उनके लिए नक्शा आ चुका था। यहाँ पे मैंने कहा था ना मिलिट्री कैंटीन बनाऊंगा, पेंशनर समाज का ऑफिस बनाऊंगा, ये बाकायदा सारा नगर पालिका के अंदर रजिस्टर्ड है ये सब चीजें, और वहां हॉस्पिटल बनेगा, ये सब चीजें रजिस्टर्ड है। लेकिन कह रहे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जगह मिलिट्री कैंटीन भी यहाँ पे आएगी क्या? अरे भैया मिलिट्री कैंटीन के लिए यहाँ के हमारे सैनिक बेचारे पता नहीं कितने एयर मार्शलों को, कितने अधिकारियों को, कितने मंत्रियों को, सीएम को कितनी बार ज्ञापन देंगे, सालों से उनकी मांग, और आप लोगों ने भी कई बार कवर किया उन लोगों को जो मिलिट्री कैंटीन यहाँ चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हाँ, मुकुंदगढ़ के अंदर अभी बताया था मैंने आपको भाषण के अंदर,
खुलेआम उनको कह रहे हैं कि आप लोग बिकाऊ। अरे भैया बिकाऊ नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं मेरे नवलगढ़ के। ये तो समय का एक चक्कर था जब गुमराह हो गए, कुछ गलतियां मेरी रही होंगी, कुछ आपस के अंदर हम लोगों का मिसकम्युनिकेशन रहा, इसलिए ये चीजें हुई। वरना नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है, विकास के कार्य करने वाले को हमेशा आशीर्वाद देती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आशीर्वाद मिला। 15 साल बाद पहली बार फिर वो फोटोएं वायरल हुई जो आज से 17-18 साल पहले चौखानी गैस के बाहर होती थी। सिलेंडर लेके माता बहने बुजुर्ग आदमी कंधे पे लेके घुमा करते थे। और अभी पिछले 2 महीने आपने देखा होगा किस कदर लोग परेशान हुए। और आप तो सोचोगे तो 5 नई गैस एजेंसी, मैं भूल ही गया, 5 नई गैस एजेंसी भी अपन ने लाए। 5 जो नई गैस एजेंसी गांव में है वो भी अपनी नहीं लाई हुई है। जिस प्रकार से लोहागढ़ का पानी अभी स्टार्ट हुआ है इसके आने के बाद, तब से ही इसके समय की बातें हैं ये। सफाई कर्मी नवलगढ़ के लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। वो मैं एकमात्र विधायक था विधानसभा के अंदर, जब सफाई कर्मियों की भर्ती हुई तो शासन चाहे कांग्रेस का था चाहे वसुंधरा जी का था, मैंने एक बात कही थी कि सफाई कर्मी सिर्फ वाल्मीकि समाज से आना चाहिए। इस भर्ती पर पहला और अंतिम हक, सफाई कर्मी की भर्ती पर पहला और अंतिम हक ये वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। दूसरे लोग घुस जाएंगे, उनसे वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि भगवान ने वाल्मीकि समाज को इतनी बड़ी ताकत दी है जो इस समाज की गंदगी को साफ करते हैं। उन्हीं के पास है ये ताकत, भगवान ने उन्हीं को दी है और किसी के बस की बात नहीं है। तो नवलगढ़ के अंदर अभी टेंडर जारी किए इन्होंने, हमने 12-13 क्लस्टर बनाए थे और उसके माध्यम से छोटे छोटे ठेकेदार थे बेचारों, वो अपने अपने हिसाब से वो बच्चे 15-15, 20-20 लोगों के साथ के अंदर सफाई का काम करते थे। अब करोड़ों रुपए का ठेका करना चाह रहे हैं। अभी करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों का ठेका, जिसके अंदर ये अपने वाले नहीं आएंगे क्योंकि इनके पास इतनी बैलेंस शीट है ही नहीं। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि ये जो तथाकथित जो ईमानदार है, जो मैं ये कहता हूं कि आज तक का सबसे भ्रष्टतम तानाशाह ये व्यक्ति है। नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं कुछ नाम लूंगा तो फिर आप लोग या आप लोगों के माध्यम से मेरे को डांटोगे कि आप मत बोलो ऐसे। लेकिन अब क्या करें, व्यक्तिगत लांछन भी, ऐसे व्यक्ति लांछन। नवलगढ़ की जनता ने देखा है, ये वही लोग हैं जो अपनी बेटी को 2018 के चुनाव में ऐसा घिनौना आरोप लगा कि आपके राजकुमार के लिए बिठा दिया था। ये वही तो लोग हैं, यही तो चुनाव लड़ रहा था सामने, स्पॉन्सर यही तो था। और आज उसका लड़की का पिता इसके साथ के अंदर ऊंचे कॉलर करके दौड़ रहा है इधर उधर। डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को। कितना अपमान किया इसने। ये जो कहता ना 3, 4, 5, तुम्हारी भी तो उसमें बेटी शामिल थी ना, शर्म करो थोड़ी बहुत। तो तुमने कैसे घिनौना आरोप लगा के हमें बेइज्जत किया करने की कोशिश की। नहीं भूल पाएंगे उन चीजों को। और आने वाले वक्त के अंदर इस सप्लायर को और जवाब देंगे। मैं तो इस सप्लायर से एक ही बात कहूंगा, ये सप्लायर तेरे छोटे भाई की वो कुएं में कूद के क्यों पड़ी रहे, वही बता दे क्यों मरी वो। पूरा जाखड़ गांव जानता है। तो हंस के मंच के ऊपर ये बातें बोलता है, 3 है, 4 है, 5 है। वो कानून देखेगा हमारा तो कानून देखेगा। तुमने तो एक आरोप लगा दिया था 2018 में, तुम्हारे बीजेपी का उपाध्यक्ष, मैं उसका नाम लेना भी आराम समझता हूं। उसने अपनी बिटिया को किस कदर बिठाया था, पूरे नवलगढ़ ने, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। और अब वही व्यक्ति कह रहा है, उसके साथ कह रहा है, सामने लोग बाग ताली बजा रहे हैं। दुख होता है मुझे
मैंने बहुत सेवा की आप लोगों की, बहुत लोग सेवा की। मैं एकमात्र हूं कहने वाला कि 50% अगर मुझे आपकी आवश्यकता है तो 50% जनता को भी मेरी आवश्यकता होनी चाहिए। याद करो इस बात को। मैं हर भाषण में एक बात कहता था, आज भी कह रहा हूं कि 50% मुझे दरकार है आपकी, तो आपको भी 50% मेरी दरकार है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब क्यों बेइज्जत कर रहे हो? बेइज्जती वहां बर्दाश्त कर रहे हो। जाते क्या कहता है कि तुमने मेरे को थोड़ी जीता है, तुमने तो राजकुमार को हराया, तुमने तो बढ़त में वोट दे दिए, तेरा वोट तेरे के अंदर आके। ये नहीं सुना होगा आज तक आपने, अब सुन रहे हैं लोग। बाग फोन कर गए थे, भाई जी आज तो खूब बेइज्जती करा के आया, आज तो खूब ये सुन के आए, धक्के दे दे के बाहर निकालना लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं भी सवाल करूंगा, लेकिन किससे करूं? एक सप्लायर से। सवाईमाधोपुर ने जिस सवाईमाधोपुर के अंदर पुलिस ने जिसको रंगे हाथों पकड़ा, क्या कर रहा था वहां पे? हम तो ओपन खिताब है हमारी, तो हम तो यूनिवर्सिटी से आरोप झेलते हैं। और एक बात है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो 169 एक धारा होती है, 5वीं फेल, पूछना किसी समझदार वकील से कि एक 169 धारा होती है, उसमें वापस कैसे रिहा किया जाता है। हमने पुलिस में सरेंडर किया कि हम निर्दोष हैं, जांच कर लो हमारी। और 5 दिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद में पुलिस ने जाके न्यायालय में कहा कि नहीं सर, हमने निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया। 169 की धारा में अगर कोई रिलीज हुआ है, पुलिस को माफी मांगनी पड़ी माननीय न्यायालय के पास। ये व्यक्ति विकास कार्यों कर 2 साल हो गए, 2 साल होगा, और वो ट्रोमा खड़ी बना ले तो जमीन खरीदी है, कुर्सी खरीदी है, मुआफिया के सागे बे मुआफिया बे ही है जिसका नोलगढ़ में मेरा नाम लेने के बदनाम करता। वक्त में गलती है, कोई पोस्ट पड़ा पास पड़ा के बाएं बुला लेता और बटे खानू खाया था, मैं फोटो फाटो छाप देता, लोगों ना लगता कि सगे ही आते। बल्कि ईश्वर जानता है, बाबा राम साहब पीर जानता है, कदे कोई चीज बता तो सही। अब कोई प्रोग्राम में बुला लिया, बच्चे के बर्थडे में बुला लिया, फोटो खिंचा दी, बोला साहब हमारा तो क्या नाम पार्टनर है, हमारा तो पार्टनर है। बे लोग है, बे मुआफिया ही जो ट्रोमा बनाओ ना, कौन मना करे? पहले तो कह रहे कि स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी की मूर्ति को हटाएंगे, हटा के देख। फिर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, हटा के देख कैसे हटाता है। भामाशाह ने 10 बीघा जमीन हमने झोली फैलाई इसलिए लेके आए थे, आज जो हमारा जिला अस्पताल चल रहा है, हटा के देख। और अभी जब यात्रा शुरू करेंगे, मैं एसडीएम साहब आपको भी कह रहा हूं, समझ जाओ। कलेक्टर साहब आपको भी निवेदन कर रहा हूं, एसडीएम को वीडियो को आप लोग तहसीलदार को बोल दीजिए आप उनको कि ये जो बदमाशियां की है, ये बदमाशियां आने वाले समय काला अध्याय लिखा जाएगा। ये काला अध्याय लिखा जाएगा एक चीज के लिए। इस तरह से तोड़ फोड़ करके एक पंचायतों के एक राजस्व गांव, इधर एक राजस्व गांव, अरे आपस के अंदर लोग बहुआ एक दूसरे को जानते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जनप्रतिनिधि भी ऐसा चाहते हैं जो एक दूसरे को जाने। तो ये सारी बातें थी, मुझको अब खुद नहीं आता।